Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study How with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of a new chapter, which is chapter number 4, class 10th economics. The chapter name is Globalization and the Indian Economy. So basically इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से इम्प्रूव करने में हेल्प करा। बिकॉज अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। हमारी इकोनॉमी में जॉब्स नहीं थी, शेल्टर नहीं था, फूड नहीं था, एजुकेशन नहीं थी। इन सबको अचीव करने के लिए, लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए हमारी कंट्री को नीड थी अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की। उसके लिए ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNCs। आज के वक्त में या आज के दौर में जो MNCs है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंपनीज है जो इंडियन पीपल लाइक इंडियन लोगों को जॉब्स देने का काम कर रही है, उन्हें नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो आइए जानते हैं MNCs होती क्या है। MNC is a company that owns or control production in more than one nation। जो MNC होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन एक से ज्यादा नेशंस में चल रहा होता है। यानी वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है वो अलग अलग कंट्रीज से अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, जैसे एप्पल। ठीक है, MNCs जो है उनके जो ऑफिसेज होते हैं और उनकी जो फैक्ट्रीज होती है वो उन रीजन्स में होती है जहां पर उन्हें चीप लेबर मिले और जहां पर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। यानी जो MNCs होती है वो अपने प्रोजेक्ट्स को उन जगहों पे कैरी करती है जहां पर उनको लेबर बहुत सस्ती रेट्स में मिल जाता है। क्योंकि अगर उन्हें लेबर सस्ती रेट में मिल जाएगा तो उन्हें चीजों को बेचने में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो उन जगह पर ही स्टैब्लिश्ड होती है जहां पर उन्हें लेबर सही और सस्ते दामों में मिल जाता है और बाकी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी अच्छी रेट्स पर मिल जाते हैं, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें उनको अच्छी रेट्स पर मिल जाती है। ठीक है, दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, ऑलमोस्ट 50 to 60%, एंड MNCs कैन अर्न हायर प्रॉफिट। ये क्यों होता है? ताकि जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए और वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। इसलिए वो ऐसी जगह पर ही अपने ऑफिसेज सेटअप करती है जहां उनको चीप लेबर और बाकी सारे रिसोर्सेज बहुत कम रेट्स पर मिलते हैं। इनकी जो गुड्स और सर्विसेज होती है वो ग्लोबली मैन्युफैक्चर भी होती है और ग्लोबली प्रोड्यूस भी होती है और ग्लोबली सेल भी करते हैं ये लोग। यानी ये जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज होती है एक से ज्यादा कंट्रीज में बनाएगी भी और बेचेगी भी। इनका हेड ऑफिस एक होता है लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑफिसेज सेटअप करके रखती है ताकि अगर एक ऑफिस शट डाउन भी हो जाए बाय एनी प्रॉब्लम तो ये दूसरे ऑफिस से ऑपरेट कर सके। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, एक अमेरिकन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है अपना प्रोडक्ट कहाँ पर? चाइना में। यानी वो बना कहाँ रही है अपने प्रोडक्ट को? चाइना में। बेचने के लिए कहाँ जा रही है? यूरोप में। और उसका कॉल सेंटर कहाँ है? इंडिया में। यानी एक ही कंपनी ने एक साथ 3 कंट्रीज को फायदा दिया, चाइना, यूरोप और इंडिया। वो बना रही है चाइना में, बेच रही है यूरोप में और उसका कॉल सेंटर है इंडिया में। यानी जितने भी उसकी अगर कोई कंप्लेंट्स है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो कहाँ पर आ रही है? इंडिया के कॉल सेंटर पर आ रही है और इंडियन पीपल जो है वो उसको डील कर रहे हैं। ऐसी कई सारी कंपनीज हमारी कंट्री में है और बाहर की कंट्रीज में भी है जिनके ऑफिसेज जो हैं वो उनकी होम कंट्री में है, हेड ऑफिसेज, लेकिन उनकी सब्सिडरीज बाकी सारी कंट्रीज में फैली हुई है। तो ऐसी कंपनीज जो ऑपरेट की बहुत सारी कंट्रीज से करती है या अपने ऑफिसेज एक से ज्यादा कंट्री में रखती है वो MNCs होती है। इनसे प्रॉफिट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होता है और ये लोगों को जॉब्स देती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है। यानी ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से ही हो रही है। नेक्स्ट है
इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब अगर ये एक से ज्यादा कंट्री में ऑफिसेज रखती है तो क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज इनको मदद करेगी ताकि ये अपने ऑपरेशंस को एक से दूसरी कंट्रीज में बढ़ा सके। उसके लिए सबसे पहला होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन आवर कंट्री इनटू अ कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्री। हमारी कंट्री में कोई कंपनी है जिसके पास में पैसा है और वो दूसरी कंट्री की कंपनी में लगाना चाहती है ताकि उन दोनों का टाई अप हो जाए और उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, दोनों कंट्रीज को, हमारी कंट्री वाली कंपनी को भी और जो दूसरी वाली कंट्री की कंपनी है उसको भी। तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में पैसा लगाती है ताकि वहां से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ पाए, नई नई टेक्नोलॉजी आ पाए और वो लोग साथ मिलकर काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। नेक्स्ट है तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हो सकता है, आप एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर सकते हो। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? एमएनसीज जो होती है वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को जॉइंटली कुछ लोकल कंपनीज के साथ में क्या करती है, पार्टनरशिप में रख देती है। लोकल कंपनीज को इससे क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है और मनी मिलती है ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। यानी कि पार्टनरशिप होता है कि आज आपकी एक कंपनी है या कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी के साथ में क्या कर लिया, टाई अप कर लिया कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके एम्प्लॉयज के साथ मिलके वर्क करना चाहते हैं, आप अपना कुछ शेयर हमारी कंपनी में लगा दो। इससे क्या होगा, आपका अगर कोई आने वाला प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, नए नए एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, नए नए आइडिया मिल जाएंगे और हमको क्या फायदा होगा, हमको भी प्रॉफिट होगा, हमको भी न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, आपको भी एक न्यू एंडिएवर मिल जाएगा। तो पार्टनरशिप ये होती है। नेक्स्ट है लोकल कंपनीज। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इज टू बाय फ्रॉम लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। जो भी एमएनसीज होती है वो अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान होता है वो लोकल कंपनीज से लेती है क्योंकि लोकल कंपनीज उनको सही रेट में सामान दे देगी और फिर वो अपना प्रोडक्शन जो है आगे एक्सपेंड करती है। तो ये 3 वेज है जिससे एमएनसीज जो है वो अपने ऑपरेशंस को इंटरलिंक करती है, प्रोडक्शन को इंटरलिंक करती है अलग अलग कंट्रीज में। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आखिर फॉरेन ट्रेड ने इतना क्या अच्छा कर दिया कि हमारे जो मार्केट्स है वो भी अच्छे हो गए, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फॉरेन ट्रेड कब होता है? फॉरेन ट्रेड कब होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है तो वो फॉरेन ट्रेड है। चाहे वो इंडिया अमेरिका हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया रशिया हो, इंडिया अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो वो फॉरेन ट्रेड है क्योंकि हम अपनी कंट्री के अलावा भी किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं और इंटर रीजनल ट्रेड भी बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स मार्केट इन फॉलोइंग वेज। अब फॉरेन ट्रेड हमारे मार्केट को और अच्छा कैसे करेगा? फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। जो कंट्रीज होती है वो आपस में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बदलती है जिससे क्या होता है, दोनों तरफ ही प्रॉफिट होगा। अगर इंडिया अपना सामान बाहर की कंट्री में बेचेगी और बाहर की कंट्री अपना सामान इंडिया में बेचेगी तो उससे प्रॉफिट उनको है, बिकॉज जितनी रेट में वो अपनी कंट्री में बेच रही हैं उससे थोड़ी ज्यादा रेट में ही वो बाहर की कंट्री में बेचकर वहां से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पा रही है और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज भी कर पा रही है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें जा रही है और आ रही है तो ऑब्वियसली बिना ह्यूमन बीइंग के या बिना किसी इंसान के ये ट्रेड नहीं हो सकता। तो आप नए इंसानों से मिलोगे, हर इंसान के पास अपने आइडियाज होंगे, वो आइडियाज भी आपको मिल रहे हैं, नए नए लोग भी आपको मिल रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है।
तो फॉरेन ट्रेड करने का एक अच्छा बेनिफिट क्या है, आपको न्यू आइडियाज, न्यू पीपल और न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल आप अपनी कंट्री के ट्रेड में भी कर सकते हो इंटरनली भी। नेक्स्ट है हाई अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हैं यानी कि जो सामान बना रहे हैं वो अपनी ही कंट्री में बनाकर और बेचकर सीमित नहीं रह जाएंगे, वो बाहर की कंट्रीज में भी अपना सामान भेज सकते हैं और वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या करती है, लोकल और डोमेस्टिक मार्केट्स तक ही प्रोड्यूसर्स को सीमित नहीं रखती है। फॉरेन ट्रेड से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना सामान बेच सकते हैं। लास्ट है, अब अगर इतने सारे प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक तो ये कंपटीशन को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है जो आपस में किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, मान लो वो एक पेन बना रही है, वो दूसरी कंट्री में वही पेन 20 रुपीज का बेच रही है और कोई दूसरी कंपनी आकर वही पेन 10 रुपीज का बेच रही है, तो ये तो कंपटीशन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक कंज्यूमर के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जिस कंपनी का सामान आप परचेज कर रहे हो वो अपना आगे आने वाला जो भी सामान है उसका प्राइस कम कर देगी, क्योंकि उसको उस मार्केट में रहना है। लेकिन कंपनीज के लिए थोड़ा नुकसानदायक भी है, क्योंकि वो पहले जिस रेट में बेच रही थी उससे कम में उनको आना पड़ेगा अगर उनको मार्केट में स्टैंड करना है तो ये था हमने आज जो पढ़ा, एमएनसी, फॉरेन ट्रेड और इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। वी होप you liked our video. We'll be back with another part of the same chapter super soon. Till then, stay tuned.